हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना रहे थे एक दो और एप्लीकेशन करेंगे। और जैसा कि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अभी सीख रहे हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में स्पेशली उस प्रॉब्लम को हम लोग बना रहे हैं जो सीरीज और पैरेलल पर बेस्ड है। यानी हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट में नहीं गए हैं जहां करंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होल है ना, वो सब नहीं। जैसे कैपेसिटर में आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बनाए थे जब कॉम्प्लेक्स सर्किट में था ना, मतलब कि सीरीज और पैरेलल का जहां कंसेप्ट नहीं यूज हो पाता था वहाँ पे हम लोग कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते थे। वही रेजिस्टेंस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रॉब्लम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से बन जाए या व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से बन जाए तो पहले मैं उसको सिखा रहा हूँ। तो देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो देखने में बहुत टफ लगता है। एक नज़र में लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है और हमसे बनने वाला नहीं। जैसे सपोज करें, कह दिया गया ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और इस तरह से रेजिस्टेंस को दिखाया गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितना भी रेजिस्टेंस दिखाया गया है सबका वैल्यू सेम। मान लो स्मॉल आर जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, ठीक ना, प्रत्येक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। निश्चित रूप से देखने में थोड़ा ये हार्ड क्वेश्चन लग रहा, लेकिन अगर कुछ देर सोचे, माइंड में सोचिए, आपको ए से चलना है, यानी करंट को ए से चलना है और बी से निकालना है। ए और बी का मतलब यही हुआ। तो सोचिए तो कि कुछ ऐसे रेजिस्टर हैं जो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा हो कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो थोड़ा सोचिए, जैसे आप इधर से चले, ये दोनों जो रेजिस्टर है, जैसे बी तक जाने का ये भी रास्ता है ना, तो अगर आप यहाँ से चले और इधर आए तो ये दोनों रेजिस्टर, ये तो गारंटी है ना कि दोनों सीरीज में है। देखो एक लाइन में है कि नहीं, यानी जो करंट इसमें चलेगा वही ना करंट इसमें भी जाएगा। वो अगर I1 है तो यही I1 इसमें भी। वैसे ही ये दोनों देख लो सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, ठीक। यानी ये जो ट्रायंगल जैसा जो दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों सीरीज में और दोनों मिलके इसके पैरेलल। तो ये दोनों सीरीज में तो आर आर हो गया 2R, और 2R जो है R के साथ पैरेलल हो गया। तो आप जानते हैं 2R R के साथ पैरेलल, तो 2R इंटू आर बाई 2R प्लस आर, यानी 2R/3 को, यही ना। यानी ये जो ट्रायंगल है वो 2R/3, ये भी ट्रायंगल 2R/3, ये भी ट्रायंगल 2R/3, जितना भी ट्रायंगल है। लेकिन अब कोई कहेगा क्या ये भी ट्रायंगल 2R/3, तो बोलेंगे नहीं, ए से चलना है। कोई पूछे ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो बोलेंगे देखो भाई ये अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है। तो सीरीज में तो होने का सवाल नहीं। सीरीज में होने के लिए दोनों रेजिस्टर को एक रास्ते में होना चाहिए और उस रास्ते में कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये तो दो अलग अलग रास्ता, इसलिए ये तो सीरीज हो ही नहीं सकता। अब अगर कोई कहे क्या ये पैरेलल में है, तो बोलेंगे कि देखो ये पॉइंट ए है तो जाहिर है इसका एक एंड ए पर, दूसरा एंड ए पर। अगर हम इसको सी बोलें तो सी हम यहीं तक बोल पाएंगे, इधर कुछ हमको डी बोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर जो है ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। पैरेलल होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ हम सी लिखते और यहाँ भी सी लिख देते
तब ये दोनों पैरेलल में हो जाता है। जैसे देखो यही अगर ये वाला रेजिस्टर नहीं होता तो ये दोनों पैरेलल हो जाता, क्योंकि यहाँ C बोलते तो इसको भी C, तब VA माइनस VC और VA माइनस VC सेम होता, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता, तब ये दोनों पैरेलल में होता। लेकिन अभी ये दोनों ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो इसलिए जो स्पष्ट है, हमको ये स्पष्ट है कि इस ट्रायंगल में ये दोनों सीरीज में है, दोनों मिलके इसके पैरेलल में। तो पहले फिगर को जो है ना और सिंप्लीफाई कर ले, आसान बना ले। ये पॉइंट A है, देखें इसी को अभी आगे हम बढ़ा रहे, फिर इसको जोड़ने वाले को दिखा लिया, सब R है, ये तीनों रेजिस्टर जो है R है जो A से कनेक्टेड है। लेकिन अब देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 2R/3 है, फिर एक और ट्रायंगल है, यानी एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, और अब पहुंच गए B पर। देखो इस ट्रायंगल के बदले क्या लिख दिए 2R/3, तो ट्रायंगल गायब हो गया। फिर इस ट्रायंगल बदले 2R/3, ट्रायंगल गायब हो गया। पहुंच कहाँ गए, तब पहुंच गए B पर। ठीक, अब देखें इधर से चलें, फिर इधर से भी देखो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और B पर, तो बोलेंगे क्या 2R/3 2R/3। अब देखो तो कुछ आसान लगने लगा क्या, आई 2R/3 2R/3 4R/3, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों बीच में तो कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है। तो बोलेंगे क्या, देखो जी ये है पॉइंट A, फिगर को सीधा कर लेते हैं, ये है पॉइंट B, बोलेंगे A से दो ब्रांच R और ये हो गया 4R/3 4R/3। अब बतलाइए, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ क्या, R/R इक्वल है 4R/3 4R/3 के, तो ये हो गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो क्या करते हैं, बीच वाला को मिटा देते हैं, बोलेंगे इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक ना। एक नज़र में देखने में कहीं से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखाई पड़ रही, तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाई पड़ा, लेकिन काम तो आसान हो गया है ना। क्वेश्चन में यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। R/R 4R/3 4R/3 इक्वल है, तो R को हटा दो। अब इसी फिगर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, जैसे ही हटाओगे काम तो आसान हो गया। अब इससे आसान क्या होगा, R है 4R/3 है, R है 4R/3 है, दोनों सीरीज में है, तो R + 4R/3 हो गया 7R/3। तो ये भी 7R/3, ये भी 7R/3, दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7R/3 डिवाइडेड बाई 2 7R/6। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लें। आइए अब इस क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 ठो रेजिस्टर है, तीनों इक्वल है, ठीक ना। देखो इस तरह का डायग्राम बना, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A। कहा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि R, प्रत्येक का रेजिस्टेंस R। ठीक ना। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी। तो देखे तो आर बाई आर इक्वल है, तो ये बीच वाला गायब हो गया कि नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज पर आ गया कि नहीं, यानी इसको हटा दो। अब थोड़ा देखो जल्दी जल्दी करते हैं, अब ज़्यादा फिगर नहीं, देखो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये गायब जैसे ही होगा तो ये दोनों सीरीज में, तो ये 2r, ये भी 2r और ये r, यानी चलो एक फिगर बना दे रहे हैं, ये हो गया 2r, ये है 2r और ये है r। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1/2r 1/2r 1/r, तो एलसीएम हो गया 2r 1 + 1 + 2, देख लो तो 4/2r, जाहिर है r/2 आंसर है ना। तो चलिए ये तो हम लोग देखें। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना बस डायरेक्ट देखते ही समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हम आसानी से बना देंगे, या आपको कंसेप्ट जो है ना माइंड में आने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है साइकोलॉजिकली थोड़ा टफ लगने लगता है कि बस देखें ना तो लगा कि अरे ये क्या क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो 1 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया जाता, वो होता नहीं, मतलब वो देखने में इस तरह का बना दिया जाता है जिससे वो कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ने लगा। जैसे ही नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ जाता है तो क्वेश्चन हार्ड लगने लगता है। मान लो ये सब आर और कहा गया ना ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो सोचो ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, यहाँ से चले ऐसे जाएंगे चाहे ऐसे जाएंगे, और कोई रास्ता है क्या? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें ये दोनों मिले, चाहे ये दोनों मिले? यानी कि प्रॉब्लम बनाते समय इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, कारण कि ये किसी रास्ते में आता ही नहीं है, वो झूठ मूठ के है, वो केवल आपको जो है सर्किट में एडिशनली बना दिया गया है कि आपको देखने में लगे कि क्वेश्चन टफ है। तो ठीक है, जैसे ही आप इसको मिटाएंगे अब ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन जैसा दिखने लगेगा। देखिए ये 2r है, ये भी 2r है, और 2r और 2r पैरेलल में, तो 2r/2 यानी r हो गया, यानी कि a और b के बीच ये r, फिर ये r, ये r, बस 3 ठो रेजिस्टेंस है, समझ गए ना। ये 2r ये 2r दोनों पैरेलल में, तो 2r/2 यानी कि r, बतलाओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3r हो जाएगा, तीनों सीरीज में हो गया कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर ले इसको भी। देखिए फिर हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो देखे तो अब कैसे बनाए, इसमें पहले ये देखिए कौन दो रेजिस्टर सीरीज में दिख रहा है। देखो चलना ए से है, पहुंचना बी पर है, तो जैसे ये भी एक रास्ता है, तो इस रास्ते में ये जो दोनों रेजिस्टर मिल रहा है वो दोनों सीरीज में है, क्योंकि कोई बीच में ब्रांच वगैरह नहीं, यानी अगर यहाँ पे जो करंट रहेगा वही करंट यहाँ तक आएगा, और सीरीज कनेक्शन में करंट इक्वल होता है। तो ठीक है, 1 और 1 ओम मिलके क्या हो गया 2 ओम। तो देखो कैसे बनाएंगे जल्दी जल्दी, ये दोनों मिलके 2 ओम, और 2 ओम के साथ क्या हो गया पैरेलल, तो 2 और 2 मिल करके 1 हो गया, यानी ये पूरा बॉक्स जो है हट करके 1 ओम हो गया। तो आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को, ये बॉक्स को हटा दीजिए और इसके बदले लिख दें 1 ओम। ये तो तीनों 1 ओम है ही, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये हो गया 2 ओम 2 ओम, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। तो देखो तो पूरा बॉक्स हट के कितना हो गया 1 ओम। फिर देखो अब जो नया फिगर बना उसमें ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में हो गया क्या,
ये भी एक रास्ता है ना। तो 1 और 1 2 और 2 2 के पैरेलल में, तो 2 और 2 पैरेलल में है तो 2/2 यानी 1 ओम। यानी फिर इस बॉक्स को हटा करके क्या कर देंगे 1 ओम, यानी इस बॉक्स को हटाए और यहाँ लिख दिए 1 ओम। अब ये 2 रेजिस्टर बच गया 1 ओम 1 ओम और यहाँ पर है 2 ओम, यहाँ पॉइंट बी पॉइंट ए। देखो ये काम जो हम कर रहे हैं समझने के लिए बार बार फिगर बना रहे हैं, जिसको समझ में हो तो डायरेक्ट ऐसे बना लेगा। देखो कैसे 1 1 2 2 2 1, तो चलो इसको हटा दो, यहाँ 1 कर दो, तो अब 1 1 2 यानी 1 1 2 और 2 2 1, फिर 1 1 2 2 2 1 1 1 2, यानी आंसर तो 2 ओम होगा, ये स्पष्ट है। अब ऐसे थोड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो समझने के लिए कर रहे हैं। फास्ट कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। 1 1 2 2 2 1, तो ठीक, यानी फिर इस बॉक्स को हटा दीजिए। अब एक ही बॉक्स बच गया 1 ओम, इधर है 1 ओम, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, यही आंसर। सीरीज में हो गया कि नहीं 1 और 1, है ना आसान। तो देखने में भले लगे कि क्वेश्चन में ढेर सारा रजिस्टर है, लेकिन बनाने पे तो उतना डिफ़िकल्ट या बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहले इसको आप नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इनफाइनाइट लैडर से बनाते हैं। इनफाइनाइट लैडर सीरीज का प्रॉब्लम आपके पास सीटर टॉपिक में भी बनाए थे, ठीक ना। बस केवल हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाए तो कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए 1 ओम 2 ओम, फिर 1 ओम 2 ओम, इसी को ना रिपीट किया गया। 1 ओम 2 ओम, फिर 1 ओम 2 ओम, इसी तरह से कंटिन्यू इनफाइनाइट सेक्शन बना हुआ। पहला स्टेप 1 2, फिर 1 2। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक ना। क्वेश्चन है ये, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच, कैसे बनाया जाए, सोचो तो। अच्छा एक बात कहो, अगर इनफाइनाइट स्टेप है उसमें से एक स्टेप को हटा दे तो कितना बचेगा, तो जाहिर है इनफाइनाइट, है ना। अब समंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लें तो कितना पानी बचेगा, तो अरे जो पानी था वही रहेगा, उसका क्या ख़त्म होने को है। तो वैसे ही ये इनफाइनाइट स्टेप है। पहला स्टेप 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, दूसरा स्टेप 1 ओम 2 ओम, तीसरा स्टेप। अगर ये कहा जाए, मान लो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और इधर मिटा दिया जाता है, कहा जाता है ना कि छोड़ो इसको हटाओ, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट मत बतलाओ, अब मुझे सी और डी के बीच इक्विवेलेंट बतलाओ। तब तो फिर वही ना बात हो गया जी, 1 और 2 1 2 1 2 1 2, अभी तो फिर तो वही का वही क्वेश्चन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी हम ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकाले, चाहे सी और डी के बीच इक्विवेलेंट निकाले, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट स्टेप ही। तब देखो यही हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे, बोलेंगे क्या, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट या सी और डी के बीच इक्विवेलेंट मान लेते हैं कैपिटल आर है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सोचो ये 1 ओम 1 ओम 2 ओम और एक मिनट इसको छोड़ो, सी और डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बोले, यानी ये सारे रेजिस्टेंस को हटा दो और समझो कि केवल एक रेजिस्टेंस है सी और डी के बीच जिसका वैल्यू क्या है आर। इक्विवेलेंट मतलब यही ना होता है कि सारे रेजिस्टेंस के बदले अगर एक रेजिस्टेंस लिखना होता तो क्या लिखते, तो ठीक
हम लोग बोलेंगे कि C और D के बीच जितना भी रेजिस्टर है, इनफाइनाइट सेक्शन है, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है? R। तो ठीक, अब ये सोचो इनफाइनाइट सेक्शन में एक सेक्शन ऐड कर दें, मतलब ये वाला स्टेप को ऐड कर दिए, तो बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ना, इनफाइनाइट में एक ऐड भी करोगे तो इनफाइनाइट भी होगा। तो A और B के बीच अगर इक्विवेलेंट निकालें तो वही आएगा जो C और D के बीच, तो निकाला जाए। देख लो, देखो सिंपल ट्रिक है ना यही, जब भी इनफाइनाइट लैडर हो तो एक ही टाइप का रेजिस्टेंस रिपीट होते जाता है, तो क्या करना है, एक सेक्शन या एक स्टेप को रख लेना और बाकी को R मान लो। अब इक्विवेलेंट निकालो, तो निकालेंगे तो ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक ना। अब A और B के बीच इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में, तो क्या हो गया 2 × R, 2 + R। आइए दोनों मिल करके इसके सीरीज में तो +1। और आपको मालूम है ना कि A और B के बीच भी इक्विवेलेंट C और D के ही इक्वल होना, यानी R के ही इक्वल होना, यानी कि इसको भी मुझे क्या लिखना होगा? R। A और B के बीच इक्विवेलेंट निकाले, चाहे C और D के बीच निकाले, आंसर सेम आना चाहिए, तो इसको भी लिख दिए R। तो देखो तो ये क्या हो गया, 2 + R, 2R, 2 + R। तो मल्टीप्लाई करें, 2R + R², इधर हो गया 3R + 2, वैल्यू क्या आएगा जी? R² - R -2 = 0। ठीक लिखा ना, 2R 2 + R, ठीक है, 3R + 2। अब आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो -B ± B² यानी -1² 4AC डिवाइडेड बाई 2 × 1। देखो जी 1, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये कितना हो गया, 8 + 1 9 हो गया, यानी 3/2। देखो तो 4/2 यानी 2 ओम हो गया क्या। तो इनफाइनाइट लैडर से रिलेटेड हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बतला रहे हैं, इसलिए क्योंकि कैपेसिटर में बतलाए हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा, उसमें अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल बतलाए थे, तो इसमें जो है थोड़ा कम बता रहे हैं, और इसमें टाइप्स चेंज करेंगे, जो कैपेसिटर में नहीं बतलाए थे वो सब टाइप इसमें बतलाएंगे। तो पहले आप इसको लिख लें। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देख, जाहिर है इसमें भी नंबर ऑफ रजिस्टर बहुत सारा है, दे दिया है क्वेश्चन में R जो है रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, कहा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा A और B के बीच। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो कैसे बनाया जाए, ध्यान से देखें, ये पॉइंट A है, तो ये सब पॉइंट A, ये पॉइंट B है, तो ये सब पॉइंट B, इसको पार करेंगे, ये पॉइंट C है, तो ये सब पॉइंट जो है वो C। देख लो ये C है, तो जाहिर है इधर भी आओगे तो ये C हो जाएगा, ये सब पॉइंट C हो गया, है ना। देख लो ये भी पॉइंट C हो गया, ये C से जाओगे इधर भी पॉइंट C हो गया, है ना, डायरेक्ट कनेक्टेड सब है ना, यहाँ भी C बोल दो, यहाँ भी C बोल दो, इधर से भी जाओगे, ये जब जंक्शन ही C है तो इधर भी C हो गया, यहाँ भी उतर जाओगे, ये C पॉइंट, ये C पॉइंट, इधर C पॉइंट, देखो ये C है तो ये तो C है ही, इधर भी C होगा, ठीक है। देखो कुछ चीज़ तो डायरेक्ट दिखना चाहिए, जैसे
यहाँ से डायरेक्ट चलोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये दोनों एंड इसका जब डायरेक्ट कनेक्टेड आपस में हो ना तो वो रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाता है। यानी इस साइड भी सी है, इस साइड भी सी है, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये सब रेजिस्टर गायब। इसको भी क्रॉस कर दिए वो यूजलेस। अब देख लो ए और सी के बीच है ए और सी, ए और सी, ए और सी, और ये है ए और बी, और ये है सी और बी। तो ठीक, हम लोग न्यू फिगर बनाएंगे। यहाँ ए, यहाँ बी, और यहाँ आ गया सी, है ना। ए और सी के बीच, ए और सी के बीच देख लो 1 2 3 4, 4 रजिस्टर ए और सी के बीच, 4 रजिस्टर ए और सी के बीच, सबका वैल्यू आर है तो R/4 हो जाएगा चारों मिल के। ए और बी के बीच एक रजिस्टर, तो ए और बी के बीच एक रजिस्टर, सी और बी के बीच एक रजिस्टर, तो सी और बी के बीच एक रजिस्टर। ठीक, सोच लो ये चारों मिल करके कितना हो गया R/4। तो R/4 और R सीरीज में हुआ ना, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। एक फिगर और बना दे रहे हैं, सोच लो R/4 प्लस R, तो बतलाओ तो कितना हो गया 5R/4, यानी 5R/4, और ये R है। अब ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो R1 × R2 बाई R1 प्लस R2, देख लो कितना हो गया, तो 5R/9 बोलेंगे क्या, 4 4 तो कैंसिल हो गया, 5R/9 यही आंसर हो गया। तो चलिए नोट कर लिया जाए इसको। अब देखें एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ना हो तो पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ना। लेक्चर को पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लें। सपोज कीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। देखिए ऐसा फिगर जैसे ही दिखता है ना तो माइंड में आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो 1/2 और 2/2 क्या इक्वल है, तो नहीं, इक्वल तो नहीं है। और जब इक्वल नहीं हो तब तो वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ नहीं कि हम इसको मिटा दें। तो थोड़ा सोच करके बतलाइए तो इसमें कौन दो रजिस्टर ऐसा है जो आपको दिख रहा हो कि सीरीज में। कोई दो रजिस्टर देख करके बतलाइए तो जो आपको सीरीज में दिखाई पड़ रहा। क्या ये दोनों सीरीज में है, तो बोलेंगे कि देखो ए से बी जाओगे तो एक रास्ता में तो जरूर है, लेकिन ये ब्रांच है, अगर ये ब्रांच नहीं होता तो सीरीज में होता। सोचो और कैसे बनाए भैया, क्या ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। सोचो ये है तो ये तो ए हुआ, ये भी ए हुआ, मतलब इसका एक एंड और इसका एक एंड डायरेक्ट कनेक्टेड। क्या दूसरा एंड भी इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ से चलोगे तब तो 2 ओम मिल गया। रजिस्टर नहीं होता, अगर यहाँ रजिस्टर ना हो करके डायरेक्ट लाइन होता तब ये दोनों पैरेलल में हो, समझ गए ना। यानी कि ना ये सीरीज में है ना ये पैरेलल में, 1 ओम और 2 ओम ना सीरीज में है ना पैरेलल में। और कोई उपाय देखिए, क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो नहीं है। अच्छा क्या ये दोनों सीरीज में हो सकता है, तो बोलेंगे देखो यहाँ से चलोगे ऐसे, ठीक है, तो ये दोनों एक लाइन में तो जरूर मिल रहा है, लेकिन इधर ब्रांच ये नहीं होता
तो ये दोनों सीरीज में हो जाता है। यानी कि चाहे लाखों बार प्रयास करें आप, ये सीरीज पैरेलल से प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि हम जो पहले ट्रिक बतलाए ना उसको यूज करता है। क्या भाई, यहाँ ए है तो चलो ये, बी है तो चलो ये बी, ए को जंप किए सी 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 तो डी डी डी। कोई कहा कि चलो नया फिगर बनाओ ना, तो चलिए नया फिगर बनाते हैं नया फिगर। हालांकि फिगर बिल्कुल स्पष्ट है, नया बनाने से कुछ होने को नहीं है, लेकिन करके देखते हैं। ए और सी के बीच एक रेजिस्टर 1 ओम, आगे बढ़ो। सी और डी के बीच एक रेजिस्टर 2 ओम, ए और डी के बीच एक रेजिस्टर, तो ए और डी के बीच एक रेजिस्टर 2 ओम। सी और बी के बीच एक रेजिस्टर, तो चलो सी और बी के बीच एक रेजिस्टर 2 ओम, और डी और बी के बीच एक रेजिस्टर, तो डी और बी के बीच 2। देखो तो अब क्या पता चल रहा है कौन दो सीरीज में है? क्या इस फिगर से क्लियर है कौन दो सीरीज में है? तो कोई कहेगा पता तो चल ही गया, देखो तीनों सीरीज में। बोलेंगे एकदम गलत। देखो 1 ओम 2 ओम बीच में ब्रांच निकला तो इस सीरीज में हो ही नहीं सकता। यानी कि देखो सीखना क्या है, हम लोग अक्सर उठपटांग सीख जाते हैं। देखो ये जो हम पॉइंट सिखाए थे ना, नाम दो इसको सी, इसको डी, इसको ई या कुछ भी, इसका सिखाने के पीछे मेरे पास मात्र एक उद्देश्य था कि अगर रजिस्टर सीरीज पैरेलल में है और हमको एक नज़र में दिख नहीं रहा है, तब इस मेथड से वो दिखने लगता है। लेकिन सोचो जब सीरीज पैरेलल में वो है ही नहीं, तो मेथड कोई भी अपना लो तो क्या वो सीरीज पैरेलल में दिखने लगेगा? तो बिल्कुल नहीं। यानी कि ये इस प्रयास से लाखों बार के बाद भी ये प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई मेथड थोड़े है प्रॉब्लम बनाने का। ये तो एक सिंपल ट्रिक है ये पता लगाने का कि कौन कौन सीरीज में है कौन कौन पैरेलल में है। जब हम ये जान रहे हैं कि इसमें ना कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में है, तो क्या हम दूरबीन लगा के, बाइस्कोप लगा करके, अब माइक्रोस्कोप लगा करके देखेंगे तो क्या वो सीरीज पैरेलल में दिखाई पड़ने लगेगा? तो बिल्कुल नहीं। यानी लाख कोशिश कर लो, इस तरह से प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। तो ऐसे ही सर्किट को एक तरह समझो, हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलेंगे। ये इतना सिंपल वे में नहीं बन सकता है, ठीक ना? इसके लिए जो है कोई दूसरे मेथड की ज़रूरत है। देखने में सर्किट सीधा साधा है, सिंपल है, हार्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, क्योंकि इसमें ना कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में। चलिए क्या किया जाए? तो देखो अब जैसे कैपेसिटर में ऐसा क्वेश्चन मिलता था तो हम लोग काम करते थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ क्या काम करेंगे? करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, वैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट तो किरचॉफ्स लॉ में है, लेकिन वो इतना ना सिंपल है कि उसके लिए अभी कोई लॉ वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और हम चाह रहे हैं यही कि आपको जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट है ना, वो अभी ही सिखा दें, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट इस पर ना हो। फिर हम लोग एक बिल्कुल जो है स्मूथली आगे बढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज उसका एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज पढ़े, पोटेंशियोमीटर पढ़े, मतलब डायरेक्ट हम लोग आगे की ओर जाएंगे। अभी बैटरी से भी रिलेटेड मैं कोई आपको कंसेप्ट सिखाया नहीं, ध्यान से देखिए। तो ए से करंट इंटर कर रहा और बी से करंट बाहर निकल रहा, ठीक ना? और याद रखेंगे जो करंट यहाँ से चला, भले इधर उधर से बढ़ते बढ़ते आना यहीं पर है, और अगर यहाँ आई इंटर कर रहा है ना, तो आई ही निकलना चाहिए, ये तय है। तो अब करें क्या? तो देखो मान लो यहाँ से आई करंट चल रहा है, मैंने समझो बैटरी से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिया, माइंड में समझो। हालांकि अभी बैटरी का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है,
माइंड में यही समझो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब बैटरी के कारण जो है ना इसमें आई करंट डिलीवर, तो इधर गया करंट I1, तो इधर कितना करंट गया, तो सोचो आई करंट चला, मान लो 1 मिनट के लिए 10 एम्पियर चला, इधर अगर गया 2 एम्पियर तो इधर जाएगा 8 एम्पियर, क्योंकि जो करंट है वो 2 भाग में बट गया। तो बोलेंगे इधर अगर I1 गया है तो इधर जाएगा I माइनस I1। देखेंगे बहुत ही आसान है। अब चलो ये I1 यहाँ पहुँचा, ठीक ना, याद रखना यहाँ से अगर I1 चल दिया तो जब तक कोई जंक्शन ना मिले, जैसे यहाँ जंक्शन मिल गया, 3 अलग अलग रास्ता मिल गया, तो जब तक कोई जंक्शन ना मिले तब तक जो है ना करंट में चेंजिंग होने वाला नहीं। यानी यहाँ I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यानी I1 यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ जंक्शन मिल गया, ठीक ना। चलो जंक्शन मिल गया, तब I1 यहाँ से 2 भाग में बट जाएगा। मान लो इधर चला गया I2, तो इधर कितना चला गया I1 माइनस I2। अब देखना I2 जो यहां से चला है वो यहां तक तो डायरेक्ट आएगा, नहीं इसमें तो कोई दो राय है नहीं, I2 डायरेक्ट आएगा। अब यहाँ आके जंक्शन मिला, इधर से कितना आ रहा है जी, I माइनस I1 आ रहा है, इधर से आ रहा I2, ये दोनों मिल गया। सोचो एक इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों मिल के इधर चल दिया, तो दोनों मिल के इधर चल दिया तो कितना हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। तो वो बुद्धि लगाना ही ज़्यादा नहीं है। जैसे यहाँ से I चला तो इधर गया I1 तो बच गया वो इधर गया। अब I1 यहाँ पहुँचा, जंक्शन मिल गया तो इधर गया I2, तो जो बच गया I1 माइनस I2 इधर। अब सोचो I2 इधर से आ रहा है और I माइनस I1 इधर से आ रहा है, दोनों मिल के इधर चल दिया, कितना I माइनस I1 प्लस I2। चलो यही करंट यहाँ तक पहुँचेगा। इधर से भी देखो करंट आ रहा है, इधर से कितना करंट आया I1 माइनस I2, इधर से कितना आया I माइनस I1 प्लस I2। इन दोनों करंट को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो I1 से I1 कैंसिल, I2 देख लो यहाँ अलग से ऐड कर दे रहे हैं, I माइनस I1 प्लस I2 में ऐड कर दो I1 माइनस I2 से, तो देखो तो I1 गायब, I2 गायब, I बच गया क्या, यानी बच गया I, है ना, बच गया I, यानी यहाँ से I इंटर किया और I यहाँ से बाहर निकल गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच क्या होगा, तो कैसे बना। तो मान लेते हैं लेट R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई भी सिस्टम हो उसका डिफिनीशन है कि जिस 2 पॉइंट के बीच निकालना है, A और B के बीच निकालना है, तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय टोटल करंट। देखो टोटल करंट आई ना, आई ही यहाँ से इंटर किया है और आई यहाँ से बाहर निकल रहा, यही इसी का वैल्यू मुझे निकालना है, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई आई। तो ये VA माइनस VB कैसे निकालें, तो चलिए A से B तक चलना है। आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू R, ये ऑलरेडी ओम्स लॉ में पढ़े हुए हैं। तो आप A से B तक चलेंगे, चाहे जिस रास्ते से जाएं, इधर से जाएं, ऐसे होकर के जाएं, जो आपको सिंपल लगे। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो I तो है लेकिन R नहीं है, तो I इंटू 0 तो 0 ही हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वहीं लिखना है जहाँ रेजिस्टेंस है। तो सोचो
यहाँ से चले यहाँ तक गए, यहाँ ना रेजिस्टेंस मिलेगा। देखो हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो बोलेंगे इस रास्ते से जाओगे तो ये तो करंट I1 है ना जी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना है I1, तो I1 इंटू आर के जगह 1 है, तो I1 इंटू 1 कहाँ पहुँच गए C पर, यानी आप VA माइनस VC निकाल लिए। अब C से B जाना है तो बोलेंगे प्लस, C पर तो आ गए, C से B जाएंगे तो करंट कितना I1 माइनस I2 इंटू 2, I इंटू आर लिखना है, I1 माइनस I2 इंटू 2। चलो देखो यहाँ से यहाँ आओगे तो 2 रेजिस्टर मिलेगा और करंट के डायरेक्शन में जाने पर I इंटू आर को प्लस लिख देना, अपोजिट जाना तो माइनस लिख, कारण कि देखो यहाँ हम VA माइनस VC लिख रहे हैं, ए हायर पोटेंशियल पर है और सी लोअर पोटेंशियल पर है। इसी काम को उल्टा करते VC माइनस VA लिखते तो माइनस I1 इंटू 1 भी, माइनस I1 इंटू 1 लिखना तब पड़ता, लेकिन VA माइनस VC लिखेंगे तो I1 इंटू 1। देखो C से B जा रहे हैं तो I1 माइनस I2 इंटू 2, करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको समझना है, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो I इंटू आर को प्लस लिखेंगे, अपोजिट चलेंगे तो माइनस लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल करंट। तो देखो तो कितना हो गया I1 2I1 यानी कि 3I1 माइनस 2I2 डिवाइडेड बाई I1 और I2 का वैल्यू मुझे चाहिए। जब तक I1 I2 का वैल्यू नहीं मालूम होगा तो ये प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। तो ये I1 I2 का वैल्यू निकालें कैसे, ठीक ना। तो जो ट्रिक सिखा रहे हैं उसको बढ़िया से सीखें। वैसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो लूप रूल एक टर्म यूज करेंगे, वहाँ हम लोग और डिटेल में जानेंगे, लेकिन आपको फिलहाल सिखा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो वो कैसे काम करना है। चलो पहले तो प्रत्येक कॉर्नर का कुछ नाम दे दो, इसका नाम रख दिए E F G H। देख लो वैसे तो इसमें 3 ठो लूप है, एक लूप A, एक लूप A और एक बड़ा वाला लूप। ये बैटरी को कंसीडर नहीं करे, बैटरी से कोई मतलब एक लूप मतलब लूप का मतलब क्या हुआ H C D G H, जहाँ से चले वहीं पहुँचे एक लूप, C E F D C ये भी एक लूप, या अगर बड़ा वाला लूप करें तो ये लूप हो जाए। तो फ्रॉम लूप किस लूप में चलें, H C D G H। तो H से C तक चलें और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, यानी I इंटू आर लिखना है। तो H से C चलेंगे तो I1 इंटू 1 चाहे 1 इंटू I1, बात एक ही। C से D चलेंगे तो करंट के डायरेक्शन में 2 इंटू I2 तो प्लस 2 इंटू I2, और D से G जाएंगे तो देखो करंट इधर दिखाए हैं उसके उल्टा चल रहे हैं, तो बोलेंगे माइनस 2 इंटू I माइनस I1। देख लेना H से C करंट के डायरेक्शन में 1 इंटू I1, 2 इंटू I2, D से G करंट के अपोजिट तो आगे माइनस लगा दिए 2 इंटू I माइनस I1, और G से H पहुंच गए इधर तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत। तो सोचो जहाँ से चले फिर वहीं पहुंच गए तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होता, जहाँ से स्टार्ट किए वहीं आ गए, और हम I इंटू आर लिख रहे हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर देना। लूप का इक्वेशन ऐसे ही लिखना है। तो देखो तो माइनस 2I I1 प्लस 2I1 यानी 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2I।
ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन का बात करो। फ्रॉम लूप CEFDC, तो C से E तक चलो तो 2 इंटू I1 माइनस I2, C से E, E से F तो कुछ है नहीं, और F से D जाओगे तो -2 I माइनस I1 प्लस I2। थोड़ा समझिएगा, C से E I1 माइनस I2 इंटू 2 या 2 इंटू I1 माइनस I2। E से F तो कुछ है नहीं, और F से D जाएंगे करंट के अपोजिट में, 2 इंटू I माइनस I1 प्लस I2, और D से C जाओ तो -2 I2 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिख रहे हैं? D से C जाएंगे तो करंट के अपोजिट, 2 I2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सोचो तो, I1 कितना आया? 2 I1 माइनस माइनस प्लस 2 I1 यानी कि 4 I1, -2 I2 और -2 I2 -2 I2 यानी -6 I2 -2I इज इक्वल टू 0। देखो 2 से डिवाइड कर दें तो 2 I1 3 I2 इज इक्वल टू I, 2 से डिवाइड कर दिए। ये इक्वेशन सेकेंड हो, ठीक ना। 2 इक्वेशन हम लोग I1 I2 का निकाल लिए। अब इसी को सॉल्व करके I1 I2 का वैल्यू निकालना है, और उस वैल्यू को कहाँ पुट करना है? तो इस इक्वेशन A में पुट करना है, तब ये प्रॉब्लम बनेगा। जाहिर है मेथड टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो और उस सर्किट में कोई सिमेट्री नहीं हो तो हमारे पास उपाय भी नहीं बचता। हालांकि इसमें हम लोगों को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एक कंसेप्ट है, उससे भी वो बनता है, लेकिन फ़िलहाल जो आप सीख रहे हैं इसको सीखें। पहले तो आप इसको लिख लें। चलिए अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से I1 I2 को निकालने का कोशिश करते हैं। तो जाहिर है अगर I1 को निकालना है तो I2 को कैंसिल कर दें। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो सोचो, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करें 9I1 प्लस 6I2 6I, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 2I। यही ना। अब इसको ऐड कर दो तो देखो I2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 13I1 इज इक्वल टू 8I। सोचो I1 का वैल्यू कितना आ गया जी? तो I1 का वैल्यू आ गया 8 डिवाइडेड बाई 13I, और I1 का वैल्यू कोई इक्वेशन में रख दें तो I2 निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 इंटू 8 बाई 13I प्लस 2I2 इज इक्वल टू I, यानी 2I2 कितना हो गया जी? I माइनस 24I बाई 13। देख लीजिए, आप जो है, अच्छा इक्वेशन फर्स्ट में ये 2I है जी, राइट हैंड साइड में 2I है, तो ये है 2I। जरा समझिएगा, तो 2I2 ये कितना हो गया जी? 26 माइनस 24, 2I डिवाइडेड बाई 13।
तो बोलो तो I2 कितना आ गया? तो I2 हो गया I/30। तो चलो I2 भी निकल गया और I1 भी निकल गया। इक्वेशन ए में वैल्यू रख दो। फ्रॉम इक्वेशन ए में वैल्यू रखेंगे 3 × I1, तो I1 आया है 8/13I। 2 × I2 आया है I/30 होल डिवाइडेड बाई I। देख लो ना भाई, एलसीएम क्या हो गया 13, ये हो गया 24 - 2 22 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई 13। I तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इतना ओम हो गया क्या, है ना। तो जाहिर है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसको पहले लिख लें आप। तो देखिए, हम लोग कोशिश किए हैं कि हर टाइप के प्रॉब्लम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो हो उसको बतलाएं। तो इस क्वेश्चन के पहले तो हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाए थे वो सीरीज पैरेलल पर बेस्ड था, लेकिन यहाँ से हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किए। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है बनाना, लेकिन ऐसा ही फिगर का क्वेश्चन पूछेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा सिमेट्री दिए हुए रहेगा कि एक टफ क्वेश्चन भी कम टाइम में बन जाए, केवल आपके पास कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए। तो उस टाइप को जो है अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। देखिए है क्या कि एक जब हम लोग पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, वीडियो लेक्चर पढ़ते हैं, तो इसमें एक दिक्कत ये तो है ही कि एक लिमिट तक ही टाइम का ख्याल रखना पड़ता। अब 2 घंटे का लेक्चर इसमें डाला नहीं जा सकता है, जिसके वजह से भी जो है थोड़ा स्लो हो जाता है स्टडी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ और थोड़ा जल्दी भी करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।